नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 29 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। अ, दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो मैं आपको न्यूज़ तो समझाऊंगा ही, साथ ही साथ उस न्यूज़ का कॉन्सेप्ट भी समझाते रहूँगा जहाँ पे जो भी चीज़ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहला न्यूज़, टैक्स ऑन ओवरसीज क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स हेल्ड बैक। तो क्या हुआ था बीच में, आपको पता ही होगा कि आपकी जो फॉरेन स्पेंडिंग है उसमें टीसीएस एप्लीकेबल होने लग गया था। ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में टीसीएस एप्लीकेबल होने लग गया था, आप जो भी फॉरेन कंट्री में अगर जाकर स्पेंड करते हो। अब वो टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो और आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए जो टीसीएस है 20%, उसका एप्लीकेशन डिले हो गया। तो यहाँ पे दो पार्ट है, ऐसा नहीं कि सब कुछ इंडेफिनेटली डिले हो गया है, सब कुछ अक्टूबर तक डिले हो गया, नहीं। कुछ पार्ट्स अक्टूबर 1 से एप्लीकेबल हो जाएंगे, कुछ कुछ पार्ट जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंडिंग से वो एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके। वो अभी तक कितने कब एप्लीकेबल होगा वो इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है वो। फिर एलआरएस स्कीम, जैसे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत अगर आप कोई पैसा भेजते हो फॉरेन कंट्री में, तो 7 लाख तक का आपको एग्जाम्पशन है, उस पर कोई टीसीएस लगेगा ही नहीं। उसके बाद पहले 20% लगने वाला था, अब उससे 5% मतलब पहले 5% लग रहा था, इंक्रीज़ करके 20% लग गया, बट वो इंक्रीज़ का एप्लीकेबिलिटी भी अक्टूबर 1 तक पोस्टपोन हो गया। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। अब ये किया क्यों गया है दोस्तों, ये इसलिए किया गया क्योंकि बैंक्स वगैरह काफ़ी उनको प्रॉब्लम जा रहे थे इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो उन्होंने मिनिस्ट्री को रेफरेंस दिया था। इनफैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री ने भी मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्लीज़ इसे पोस्टपोन कर दीजिए। तो फाइनली अब मिनिस्ट्री उसे पोस्टपोन कर दिए 3 महीने के लिए और कुछ को इंडेफिनेटली। नेक्स्ट जो दोस्तों, सेबी ओके स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर रूल्स फॉर एफपीआईज। देखिए, एफपीआई के रूल्स में कुछ कुछ अमेंडमेंट किया गया है और सेबी ने ओवरऑल भी थोड़ा कुछ कुछ अमेंडमेंट किया है, तो एक एक करके देखते हैं इसका अमेंडमेंट है क्या। तो सबसे पहले अमेंडमेंट है कि नॉमिनेशन राइट्स फॉर यूनिट होल्डर्स ऑफ इनविट्स एंड रीट्स, ये एक अमेंडमेंट है। फिर उसके बाद मिनिमम यूनिट होल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर्स फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड इनविट्स और रिट्स, मैं आपको सब समझाऊंगा। स्ट्रेंथन्स ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म थ्रू स्कोर्स। देखिए, एक्चुअली सेबी ने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि एफपीआई का मिसयूज़ करने के लिए क्या हो रहा था कि अडानी के केस में सेबी ने देखा कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग तो मेंटेन नहीं होता है। क्या होता है, अडानी को अगर अपने कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग बढ़ाना रहता है, तो वो कुछ तो एज अ प्रमोटर कुछ इंडिया से इन्वेस्ट कर देता है, कुछ बाहर से रूट करा के अपने कुछ फर्म्स से इन्वेस्टमेंट कर देता है। बाहर से एक्चुअली अगर कोई इन्वेस्टमेंट आता है ना दोस्तों, तो उनका आपको जो बुक्स में मेंटेन करना है वो सिर्फ इमीडिएट इन्वेस्टर का नाम मेंटेन करना है। अब सेबी उसको कह रहा है कि हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी का भी नाम मेंटेन करवाएंगे, सो दैट अगर कोई अल्टीमेट बेनिफिशियरी इंडियन का ही कोई प्रमोटर होगा, तो फिर हम उसे वो प्रमोटर के कोटे में काउंट कर लेंगे, हम उसे रिटेल पब्लिक होल्डिंग में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, या पब्लिक शेयर होल्डिंग में काउंट नहीं करेंगे हम उसे। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए पहले तो रूल अमेंडमेंट किया गया। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा सेबी ने बोला कि हम उसे थोड़ा कंसिडर करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने, मैंने आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में पहले ही पढ़ाया, तो टोटल एक्सपेंस रेशियो को सेबी ने बोला कि चलो हम वापस से कंसिडर करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अपोज किया था इस चीज़ को। फिर उसके बाद आईपीओ जो है, क्या होता है दोस्तों, अभी जब आपका कोई शेयर लिस्ट होने वाला रहता है तो एक बार पब्लिक को ऑफर किया जाता है और पब्लिक ऑफरिंग के फिर 6 दिन बाद आपका शेयर लिस्ट हो जाता है। अभी क्या है रूल, अब क्या कर देंगे रूल, जैसे ही पब्लिक ऑफर खत्म हुआ उसे 3 महीना में कर देंगे, मतलब T+3 में चले जाएंगे हम धीरे धीरे करके। सो दैट आज पब्लिक शेयर होल्डिंग खत्म हुआ, मंडे को, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और शेयर लिस्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ अमेंडमेंट किया गया। फिर उसके बाद मैंने आपको जो पहले ऊपर समझाया था, इन्फो ऑन ओनरशिप सॉर्ट, ओनरशिप जो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन रहेगा उस होल्डिंग का, उसका नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कुछ कुछ एंटिटीज़ को नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपका गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर है, या पेंशन फंड है, या पब्लिक रिटेल फंड है, या सर्टन लिस्टेड ETF है, कॉर्पोरेट एंटिटीज, वेरीफाइड पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, ये सब को एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी वाला लिस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ऑब्वियसली दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप सोचो ETF का अल्टीमेट बेनिफिशियरी को लिस्ट करना, मतलब हर एक वो शेयर होल्डर का नाम लेके आना पड़ेगा आपको जो कि ETF होल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके थ्रू नहीं होगा वो। बट अगर आपको FPI वगैरह के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई बाहर का कोई एंटिटी से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, सो दैट वो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो दोस्तों कोटा रहता है ना, वो ब्रीच ना हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है, पर्सनल यूज़ ऑफ फैमिली ऑफिस मनी में भी डिस्करेज। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, हमारे
जो कंट्री है उसमें कई सारे पब्लिक ऑफिसेस जो है वो फैमिली ऑफिस है, ठीक है, कई सारे लिस्टेड कंपनीज। इनफैक्ट मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि निफ्टी 500 मतलब टॉप 500 कंपनीज जो लिस्टेड है इंडिया में, उसमें से लगभग 300 कंपनी के आसपास तो हमारे फैमिली ऑफिस है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में फैमिली ऑफिस का कितना चलन है। सबसे ज़्यादा फैमिली ऑफिस मैं आपको बताता हूँ, आपको स्टैटिस्टिक्स जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा फैमिली ऑफिस जापान में और मतलब जापान में और साउथ कोरिया में ऐसे कुछ चलता है, ये कोई दोनों में से कोई एक कंट्री में चलता है। तो आप सोचिए इंडिया से भी ज़्यादा फैमिली ऑफिस उधर चलता है। खैर वो अलग बात है। बट अभी क्या है, रेगुलेटर्स ने बोला है कि भाई जो फैमिली ऑफिस है ये आप गलत कर रहे हो, इसका मिसयूज़ कर रहे हो। कैसे करते हैं देखिए, कई सारे इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं आज के डेट में, रिच इंडिविजुअल्स बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स की, बिलियनर्स आर लिविंग इंडिया, दे आर शिफ्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक यूएस, यूके या कोई एक आइलैंड कंट्री में जाके शिफ्ट हो जा रहा है ऐसा। तो अभी क्या हो रहा है कि ये लोग अपने साथ जब जा रहे हैं तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स तो जा ही रहा है, ऊपर से वो लोग अपना कैपिटल भी लेते हुए जा रहे हैं। मतलब अपना कैपिटल ऑफिसेस के थ्रू कहीं बाहर के कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं या बाहर के कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी XYZ है, उसका फैमिली ऑफिस उन्होंने खोल दिया, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस उन्होंने खोल दिया ब्रिटेन में, जबकि ब्रिटेन में उनका कोई बिजनेस ही नहीं है, बट उन लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया कि हम लोग ने बिजनेस स्केल कॉर्पोरेट ऑफिस खोला। वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये फैमिली रह रहे जिनकी ये कंपनी है। तो ये तो सरासर मिसयूज ऑफ फंड हो गया। तो इसके कारण जो है अब इसको रेगुलेशन को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाएगा ताकि फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द फाइनेंशियल कैपिटल इज़ नॉट डन। तो ऐसा न्यूज़ आ रहा है। फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, विल स्टिक टू टाइटर नॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज RBI। देखिए RBI ये चीज़ कह रहा है कि भाई अब जो है हम NPA का डिस्क्लोजर वगैरह पहले जैसा करते थे हम उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, या एटलीस्ट उतना स्ट्रिक्टनेस तो मेंटेन करके रखेंगे। NPAs वगैरह का डिस्क्लोजर अभी के टाइम में करना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब इकोनॉमी सबसे बेस्ट टाइम में आने वाला रहता है या वर्स्ट टाइम में रहता है तभी ये सारे गड़बड़ वगैरह होते हैं, जो भी जितना बुक्स को कुक करना ये वो करके। तो अभी क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा एक अलग फेज से चल रहा है, हालांकि मैक्रो स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी के, मैं अभी भी आपको बोल दूँ मैक्रो स्ट्रॉन्ग है, बट जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड लेवल जिस हिसाब से चल रहा है अभी, तो हो सकता है इंडिया में भी कल को रिसेशन हिट कर जाए। तो अभी से कंपनीज जो है ऐसा नहीं हो कि अपने बुक्स को कुक करने लग जाए, NPS का एवरग्रीनिंग नहीं होने लग जाए। तो ये सबको स्ट्रिक्ट करने के लिए, ये सबको थोड़ा विजिलेंस रखने के लिए RBI अब थोड़ा अपना डिस्क्लोजर नॉर्म को और जितना स्ट्रिक्ट रखिए एटलीस्ट उतना तो रखिएगा, इनफैक्ट और भी बढ़ा सकती है फ्यूचर में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों आपके फ्रीबी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं डिस्कस नहीं करता, बट क्योंकि मैंने इसको कल डिस्कस किया था तो उस पर एक छोटा सा अपडेट है कि कर्नाटका टू पे 170 पर मंथ इन कैश इन लियो ऑफ 5 kg राइस फ्रॉम जुलाई। जैसे मैंने आपको बोला था कि कर्नाटका ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम एक मतलब राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब क्या हुआ कि कई सारे स्टेट्स राइस देने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है, और कर्नाटका इटसेल्फ इज़ नॉट अ एक्सपोर्टर और ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो कर्नाटका खुद पैडी मतलब इंपोर्ट करता है या राइस इंपोर्ट करता है अदर स्टेट से या सेंटर से लेता है। तो अब क्या सेंटर दे नहीं रही है उनको, बाकी स्टेट्स कह रहे हैं भाई हमारा खुद का प्रोडक्शन का भी कोई ठिकाना नहीं है, मानसून को ठिकाना नहीं है, हम कहाँ से देंगे तुम्हें। तो कर्नाटका ने बोला चलो ठीक है, हम 5 kg के बदले 150 रुपये आपको देंगे। तो ऑब्वियसली देखिए 30 किलो 170 रुपये देंगे, तो मतलब लगभग 33 किलो के आसपास अगर आप देखोगे तो आराम से आपका राइस तो आ ही जाता है दोस्तों। तो ऐसा करेगी अभी कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया ड्रॉप फ्रॉम UN रिपोर्ट ऑन किड्स एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इसमें क्या हुआ, एक्चुअली UN का एक रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट ऑन किड्स एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंट्री में ऐसे आर्म के थ्रू अगर मान लीजिए फाइटिंग हो रही है किड्स के द्वारा, ठीक है, या कोई आर्मी ऑफिसर्स बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उस एरिया में, अगर मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर के लिए मेनली ये फोकस है कि भाई जम्मू कश्मीर में जो आर्मी पर्सनल है हो सकता है वो बच्चों को अपने पास में रिक्रूट करके उनसे फाइट करवा रही है, या उनकी मौत हो जा रही है भाई, जैसे कोई अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उनकी मौत हो जा रही है, बच्चों की मौत हो जा रही है। तो बच्चों पे कोई अगर अत्याचार हो रहा है इन एनी फॉर्म, चाहे वो रिक्रूटमेंट के ले लीजिए, चाहे वो उनके ऊपर अटैक ले लीजिए, कुछ भी फॉर्म में, चाहे उन्हें परेशान ही किया जा रहा हो, तो उस कारण कोई भी कंट्री ये वाला लिस्ट में जुड़ सकता है। तो बहुत गंदे गंदे कंट्री से, गंदे गायाजिन बहुत लो डेवलप्ड कंट्री से जहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहता है, जैसे बुर्किना फैसो, कैमरून, लेक चैड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, ऐसे कंट्रीज़ है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा भी नाम था। अब क्योंकि इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स लिया है, इंडिया ने काफ़ी प्रोटेक्शन दिया है बच्चों को उधर उस रीजन में, तो अब जो कि फाइनली इंडिया का नाम भी उस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो छोटा सा न्यूज़ है,
तो हो सकता है आपको कोई अगर वन लाइन क्वेश्चन में पूछ ले, अगर कोई आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो एज ए सिटीज़न आपको ये चीज़ जान के अच्छा लगना चाहिए कि हाँ फाइनली हम उस लिस्ट से निकल गए जहाँ पे ऐसे ऐसे कंट्रीज थे। एक और पॉलिटिकल न्यूज़ है दोस्तों, अहेड ऑफ पोल्स टी.एस. सिंहदेव अपॉइंटेड एज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए टी.एस. सिंहदेव और जो भूपेश बघेल है, ये दोनों के बीच में सीएम के पोस्ट की लड़ाई हो रही थी। तो 2.5 साल का अग्रीमेंट किया गया था जब ये सरकार बनी। अब एक्चुअली कांग्रेस को समझ में आ गया कि भाई अगर हम अभी हटा के टी.एस. सिंहदेव को बनाएंगे, मतलब फॉर एनी रीज़न, तो पंजाब में जैसा सिनेरियो हो गया कांग्रेस के साथ, वैसा शायद इधर मतलब छत्तीसगढ़ में ना हो जाए। तो इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के अपने उस पोस्ट में डिप्यूटी सीएम का पोस्ट दिया गया किसी एक पर्सन को। इस बार जो है वो टी.एस. सिंहदेव को दिया गया। तो चीफ मिनिस्टर तो भूपेश बघेल जी है। फिर दोस्तों आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया। पहले तो ये कि आरबीआई बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड एंड कैन ऑब्जॉर्व मैक्रो शॉक्स। देखिए बैंक्स का ये चीज़ कहना है, मतलब आरबीआई की चीज़ कहना है कि बैंक्स वगैरह जो काफ़ी अच्छे से कैपिटलाइज है, कैपिटलाइजेशन कोई इशू नहीं जाना चाहिए बस। और हमने काफ़ी स्ट्रेस टेस्टिंग कर लिया है, जैसे कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में माने तो एनपीआई जो बुक का जो बुक रेशियो ऑफ बैड लोन रेशियो ऑफ बैंक्स में राइज टू 5.1% फ्रॉम 3.9%। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत कम है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो फिर उसके बाद बेस लाइन सिनेरियो में हो सकता है इंप्रूव कर जाए और नॉर्मल स्ट्रेस सिचुएशन 4.1% तक बढ़ जाए। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ सिनेरियो एनालिसिस किया गया है। देखिए दोस्तों सिनेरियो एनालिसिस होता क्या है, बेसिकली जब आप सिनेरियो एनालिसिस करते हो तो एक फैक्टर को आप बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हो, सिर्फ एक फैक्टर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन करते हो। अगर मान लीजिए बैंक में मतलब पूरे सब कुछ इस इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी ठीक चल रहा है, जैसा आपने सोचा था वैसे ही चल रहा है, बस एक समझ लो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो वो चीज़ों के कारण बैंक के ऊपर क्या स्ट्रेस रहेगा, इसका एनालिसिस को बोलते हैं स्ट्रेस एनालिसिस। तो वो इन्फ्लेशन का स्ट्रेस एनालिसिस हो गया। ऐसे कई सारे फैक्टर्स को मूव किया जाता है वाइल कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ऐसे सिनेरियो टेस्टिंग होता है या स्ट्रेस टेस्टिंग होता है कि एकदम वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, एकदम बेस्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है और एकदम बेस लाइन सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो ऐसे जब ये हम करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई अगर ख़राब हुआ सब कुछ और ये अगर आउटकम आ सकता है तो फिर हम पहले से उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन रखते हैं, सो दैट जितना उसका प्रोबेबिलिटी अगर वो चीज़ हो जाता है तो हम उस चीज़ से मैनेज कर लें। जैसे और इन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई जो इन्फ्लेशन रिस्क है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि बैंक का जो कैपिटलाइजेशन है वो अच्छी से है, बट इन्फ्लेशन रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। इन्फ्लेशन रिस्क के कारण हो सकता है कई सारे जो हमारे बोरोअर्स है वो रीपेमेंट करना थोड़ा सा कम कर दे या बंद कर दे, तो इसके कारण एक थोड़ा सा रिस्क अराइज होता है। तो ये फैक्टर आरबीआई ने हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद लैक ऑफ ऑथेंटिकेटेड डेटा, इनहेरेंट डेटा गैप्स इन इकोसिस्टम इम्पीड अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग व्हाट, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग आर दिस थिंग क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज का एक्चुअली देखेंगे अगर आप तो ग्लोबल लेवल में काफ़ी अभी डाउनफॉल चल रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है अभी हाल फिलहाल में काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन से गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है और क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो जितने भी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो कितने सेफ है क्या है कुछ अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा क्रिप्टोज़ में। इंडियन गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो रेगुलेशन के नाम पे एक वो टैक्स के ऊपर लेके गया भाई क्रिप्टो में अभी तक हम लीगल है कि इलीगल है वो हमें नहीं पता, बट आप क्रिप्टो में अगर कोई टैक्स अगर वो कर रहे हो अर्न कर रहे हो तो आप उसको वो करोगे, मतलब अगर आप क्रिप्टो में अगर कोई टैक्स अगर रेवेन्यू अर्न कर रहे हो तो आप उस पर टैक्स पे करोगे। फिर एक ये दोस्तों इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ओवरनाइट रेट शूट पास आरबीआई रेपो कॉरिडोर ऑन लो लिक्विडिटी। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि जो आपको पता है कि हर साल इंडिविजुअल्स जो है एडवांस टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, मतलब बिजनेसेस जीएसटी पे करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि अचानक से जब एडवांस टैक्स का पेमेंट हुआ और लिक्विडिटी का आउटफ्लो हुआ, क्योंकि जून के क्वार्टर एंड में एक एडवांस टैक्स का भी हो जाता है ना, तो उसका जो आप पे करते हो जीएसटी वगैरह का जो पैसा रहता है या आप एडवांस टैक्स पे करते हो क्वार्टर एंड के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो गया। अभी बैंक में अभी अचानक से लिक्विडिटी कम हो गई। अगर बैंक का रेट्स देखें तो WCR वेटेड एवरेज कॉल रेट, मतलब ये रेट में ऑन एन एवरेज बैंक्स बोरो कर रही है, वो 6.87 चलेगा। MSF मतलब अगर आपको आरबीआई से और भी ज़्यादा पैसा लेना है बियॉन्ड योर
लिमिट, मतलब मान लीजिए आपके पास अभी CRR SLR के प्रोविजन के हिसाब से आप इतना परसेंटेज ले सकते हो। अगर आपको उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा तो आपको RBI को और एक्स्ट्रा परसेंटेज देना पड़ेगा। तो अगर आप उस पर लेते हो तो दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और रेपो रेट तो हम सभी को पता है। तो इस तीनों में अभी थोड़ी सी मतलब 6.5% रेपो, तो ये जो MSF है और WCR ये ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होता रहता है। RBI तो रेपो रेट डिक्लेयर करती है, बट मार्केट्स ये डिक्लेयर करती है WCR कितना रहेगा, डिक्लेयर एज एन मार्केट के डिमांड सप्लाई पे होता है, वो कितना डिमांड है फंड का, कितना सप्लाई है फंड का, तो उसके बेसिस पे WCR और MSF समहाउ डिसाइड हो जाता है। तो अभी वो ऑलरेडी हाई चल रहा है कंपेयर टू आपका रेपो रेट ऑफ 6.5%। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नहीं है। तो दो रीज़न मैंने आपको बताया। रीज़न नंबर 1 क्या है, एक तो एडवांस टैक्स का पेमेंट, दूसरा नंबर क्या है, GST का पेमेंट। फिर उसके बाद सिंस लॉन्च IBC हैज़ रिजॉल्व 72% ऑफ एसेट डिस्ट्रेस एसेट केसेस। देखिए ये एक छोटा सा न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में मत जाइए, बस मैं आपको ये चीज़ बोल देता हूँ कि ये जो IBC के केसेस है अब धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रहे हैं। बट अभी भी इसमें ये चीज़ है कि सिर्फ में दैट इज़ कॉर्पोरेट, देखिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट क्रेडिटर जो है वो अपने डेटर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीड करता है। वो लोग थोड़ा सा अग्रीमेंट करके वो लोग डेटर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसीड करता है। बट अभी समहाउ उसका टाइम अभी बहुत ज़्यादा लेते हैं ये लोग, लगभग 500 दिन, जो कि टारगेट है 200-250 दिन में हो जाना चाहिए। बट स्टिल एटलीस्ट केसेस तो रिजॉल्व हो रहे हैं, और रिकवरी एटलीस्ट पहले के जो इंसॉल्वेंसी के जो लॉज जैसे सारफेसी वगैरह एक्ट था उसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा इसमें आउटकम देखने को मिला है। ठीक है, कई सारे कॉर्पोरेट डेटर्स है उनका बिजनेस रिवाइव हुआ है कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स के द्वारा, उनके रेजोल्यूशन के द्वारा, और कई सारे ने लिक्विडेट भी कर दिया है। मेजॉरिटी ने लिक्विडेट किया है मैं तो बोलूँगा, जैसे 2030 ने लिक्विडेट कर दिया और 678 ने रिजॉल्व कर लिया। तो ऐसे ऐसे केसेस का बाइफर्केशन दिया हुआ। मैं बोलूँगा आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये केसेस के क्वांटिटी जानना, बस आप ये चीज़ मान के चलिए कि हाँ इंसॉल्वेंसी एटलीस्ट पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है IBC एज कम्पेयर टू अर्लियर एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नीदर कैपिटल नॉर एसेट्स बिगेस्ट रिस्क फॉर NBFC's लिक्विडिटी। देखिए NBFC का अगर आप देखोगे ना तो एसेट क्वालिटी जो है वो इतना डिटोरिएट नहीं हो रहा है। वो ग्रॉस NPA लगभग 4.1% चल जाएगा 3.4% से। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा सा कम होने वाला है, 24.4% हो जाएगा 25% से। वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी NBFC फेस कर रही है या करने वाली है वो सिर्फ एक हाई शॉक सिचुएशन में है, जिसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब देखिए मैंने आपको बताया था एक फैक्टर कांस्टेंट, मतलब सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रख के एक को डेविएट करना। तो अगर आप 2 टाइम्स उसे डेविएट करते हो कोई भी एक फैक्टर को, तो उस पर NBFC का सबसे गंदा परफॉर्मेंस आ रहा है अगर लिक्विडिटी कम हो गया। तो अगर लिक्विडिटी कम हो गया तो NBFC बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगी। तो ऐसा बोला जाता है कि लिक्विडिटी से NBFC को जितना खतरा है उतना ना CAR से खतरा है, उतना ना उनको ग्रॉस NPA से खतरा है। नेक्स्ट दोस्तों, इकोनॉमी रेजिलिएंट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग RBI। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ में ये चीज़ बोला गया है कि भाई अभी जो है कोर इन्फ्लेशन ऑलरेडी थोड़े कम में आ चुका है, अराउंड 5% आ चुका है, और ग्लोबल वोलेटिलिटी रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम इंडियन के इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया के इकोनॉमी का फंडामेंटल्स थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है। हम इन्फ्लेशन को अपने नॉर्मल बैंड में लेके आ चुके हैं, 2 to 6% के बैंड में लेके आ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा जो ट्रेड गैप है वो कम होते जा रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 0.2% ट्रेड गैप होगा सिर्फ मार्च के क्वार्टर में। मतलब अगर हम थोड़ा सा और एक्सपोर्ट कर देते तो हम नेट एक्सपोर्टर बन जाते हैं, मतलब दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो 0.2% डेफिसिट, मतलब आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट के हम पोजीशन में खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है अपने इंडिया पे, इंडिया अपना डिपेंडेंसी कम कर रहा है दूसरों पे। फिर उसके बाद लीडिंग ग्रोथ क्रेडेंशियल्स का मतलब ये है कि भाई अभी सबने S&P ने बोला कि भाई इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। इनफैक्ट इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज के लिस्ट में। इंडिया का ग्रोथ रेट लगभग 6.5% के आसपास रहेगा। कोई भी कंट्री इतना ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है अभी, ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ना अपना खुद का कोई रिपोर्ट में। तो काफ़ी अच्छा अभी इंडिया के फंडामेंटल्स है, तो ऐसा RBI की रिपोर्ट ने कहा है। फिर एक दोस्तों छोटा सा न्यूज़ है, टैक्समैन फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स नोटिस टू 15। एक्चुअली क्या है कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो है इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस भेज रहे हैं कि भाई आप जो इतना इनकम करते हो आप डिस्क्लोज़ क्यों नहीं कर रहे हैं आपने। अब जैसे एक इन्फ्लुएंसर का इसमें एग्जांपल दिया गया है कि भाई वो लगभग 30 लाख से ज़्यादा अपने पोस्ट जो डालते हैं। आपको पता होगा कि इन्फ्लुएंसर्स को हर पोस्ट के लिए उनका कुछ ना कुछ पैसा मिलता है।
आपका जो पोस्ट है, आपका जो फीस है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका तो मंथली, आपका तो ईयरली इनकम 30 लाख होना चाहिए। आपने रिटर्न में सिर्फ 3.5 लाख रुपए डिक्लेयर किया है। तो ऐसे ऐसे लेवल पर टैक्स चोरी हो रही है इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू। तो भली एक होता है ना कि वो भली कोई चीज़ में इन्फ्लुएंस ज़रूर कर लेते हैं, बट पब्लिक फिगर बनने के लिए आपको एक एथिकली भी करेक्ट होना पड़ता है। तो ये अगर ऐसा चीज़ प्रूव होता है तो हालांकि ITI तो अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इतनी स्ट्रांग है कि ये सब चीज़ को तो छोड़ेगी नहीं, बट ये इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक एथिकल क्वेश्चन तो बन सकता है इसके कि भाई आप इतना पैसा कमा रहे हो और आपको टैक्सेस देने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट जो दोस्तों, इंसेंटिव वर्थ 13,000 करोड़ ऑन ऑफर ऑन फर्स्ट ट्रांच ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बिडिंग। एक्चुअली देखिए, सेंटर ने ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रख रखा है। उसके तहत सेंटर जो है कई सारे फेजेस में ये लेके आ रहा है इंसेंटिव्स। अभी जो सेंटर जो जनवरी में जो फेज़ लेके आया है उसमें 13,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। इस एलोकेशन में कुछ कंपनीज जो है वो बिडिंग करेंगे। अभी कितने का हुआ है एलोकेशन? 4,50,000 पर टन का एलोकेशन हुआ है। अब जैसे इसमें क्या है कि हर इंसेंटिव के ऊपर, जैसे आप अगर 1 kg प्रोड्यूस करते हो तो आपको 50 पर kg का इंसेंटिव मिलेगा, सेकेंड ईयर में 40 पर kg, थर्ड ईयर में 30 पर kg का आपको इंसेंटिव मिलेगा। फिर उसके बाद बोला गया है कि भाई अगर हर एक प्लेयर को जो है एक मिनिमम बिड रखना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए बायोमास का कैपेसिटी के लिए आपको 500 टन, मैक्सिमम 4,000 टन। ग्रीन हाइड्रोजन का कैपेसिटी के लिए आपको मान लीजिए 10,000 टन, बट मैक्सिमम एक पार्टी को 90,000 टन से ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ जो एलोकेशन होंगे वो 5 प्लेयर्स तो एटलीस्ट लेंगे, क्योंकि एक को 90,000 से ज़्यादा मिलेगा नहीं। टोटल कैपेसिटी अभी जो हम लोग कर रहे हैं बिडिंग के लिए 4,50,000 कर रहे हैं, और मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 45 मतलब 450 प्लेयर्स को मिल सकता है। ठीक है, मिनिमम 5 प्लेयर्स, मैक्सिमम 450 प्लेयर्स को मिल सकता है, सॉरी 45 प्लेयर्स को मिल सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एलोकेशन होता कैसे है। जैसे सेंटर बोल रहा है कि हम 50 पर kg का इंसेंटिव देंगे, 40 पर kg का इंसेंटिव देंगे, 30 पर kg का इंसेंटिव देंगे। कंपनी एक जो आएगी वो बोली कि बॉस मेरा 15,000 टन पर ईयर का कैपेसिटी है और मैं आपसे इंसेंटिव 50 नहीं लूँगा, मैं आपसे इंसेंटिव सिर्फ 40 में काम करूँगा। दूसरी कंपनी बिड करती है कि भाई मेरा 30,000 किलो का है, 30,000 टन का है और मैं आपसे सिर्फ 30 पे काम करूँगा। तो सेंटर क्या करेगी, पहले तो रेट्स देखेगी, जिसका सबसे मिनिमम रेट है उसको बोल देगी तुम अपने कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन करो, तुम प्रोड्यूस करना चालू करो। अब जिसने मान लो 48 पे कैप रखा है उसको सेंटर सबसे लिस्ट देगी कि भाई उसने हाईएस्ट रखा है, तो जो बचा कुचा रहेगा वो उससे मिल जाएगा, भले उसका कैपेसिटी उससे कहीं भी ज़्यादा हो, बट उसको क्योंकि वो उसने काफ़ी ज़्यादा बिडिंग किया तो उसको वैसे एलोकेट होगा। तो होप से आपको ये एलोकेशन प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इंडिया अर्जेस जर्मनी टू रीथिंक पार्ट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेंडर। एक्चुअली जर्मनी और इंडिया का पहली बात तो एक May 22 में एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, पार्टनरशिप के तहत ग्रीन एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या हुआ कि जर्मनी जब अपना टेंडर निकाल रही है ग्रीन हाइड्रोजन में, कौन कौन जो पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें जो टर्म्स है वो काफ़ी अनवायबल है इंडियन कंपनीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए जर्मनी को चीज़ बात किया जा रहा है, थोड़ा सा अभी इनिशियल स्टेज में डिस्कशन, बस अभी पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो अभी क्या एक्शन लेता है, क्या बात करती है इंडियन अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट से, वो चीज़ देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कैबिनेट ओकेज 3.7 लाख करोड़ PM प्रणाम टू रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज़। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि फर्टिलाइज़र पे इंडियन गवर्नमेंट जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है, काफ़ी अपने फंड्स को शेल आउट करती है। तो फर्टिलाइजर्स का ऑल्टरनेटिव क्या है? फिर आप या तो कम फर्टिलाइज़र को बहुत समझदारी से यूज़ करो, और या तो फिर आप क्या करोगे, आप उसका ऑल्टरनेटिव जैसे कि नेचुरल फार्मिंग वगैरह प्रमोट करोगे। तो अब गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि सपोज़ मान लो आपको 10,000 करोड़ का एलोकेशन होता है फर्टिलाइज़र के सब्सिडी के नाम पे, आपने इस बार सिर्फ इतना एलोकेशन उठाया 5,000 करोड़, तो आपको जो बाकी का जो 5,000 करोड़ है जो आपने नहीं उठाया उसका 50% में, यानी कि 2,500 करोड़ मैं रख लूँगी और 2,500 करोड़ आपको दे दिया जाएगा एज एन इंसेंटिव, क्योंकि आपने ये प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपको सोच सकते हो, समझ में आ गया होगा इसमें स्टेट्स में क्या इंसेंटिव है। ठीक है, फिर ये चीज़ है कि भाई सेंटर चाह रही है कि फर्टिलाइज़र का डिपेंडेंस थोड़ा सा कम हो जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्योंकि थोड़ा हार्मफुल रहते हैं, वो चीज़ कम हो जाए। नैनो यूरिया का प्लांट्स बैठाने का बात भी चल रहा है, उसके लिए भी इंसेंटिव दिया जाएगा। ये सब जो स्टेप्स है जो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि आप और ग्रीन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करें, फर्टिलाइज़र का कम सबसे ज़्यादा यूज़ करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेप्स अप केपिंग स्क्रूटनी ऑन फ्रंट लोडिंग फंड्स टू स्टेट्स। एक्चुअली देखिए दोस्तों, है क्या ये न्यूज़, अभी इलेक्शन का ईयर है,
सेंटर जो है अब केपेक्स के लिए फंड बांटे जा रही है स्टेट्स को कि भाई आप अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने स्टेट्स का ओवरऑल जीडीपी बढ़ाओ, सो दैट जीडीपी मैं ये नहीं बोलूँगा बट ओवरऑल अपने प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ताकि स्टेट्स लॉन्ग टर्म में ग्रो करें। अब स्टेट्स का क्या प्रॉब्लम होता है, अभी देखिए है इलेक्शन ईयर के कारण हो सकता है स्टेट्स जो है इस फंड्स को डिस्पर्स करते इधर उधर अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में, मान लो लोन माफ़ी कर दे, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोनस देते, कुछ भी ऐसे कर सकती इलेक्शन को एक फ्रीबीज के द्वारा देने के लिए और इलेक्शन का वोट्स खींचने के लिए। तो उस चीज़ को अब सेंटर थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगी, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ बोला। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का आखिरी न्यूज़, टेक्सटाइल कंपनीज फ्रेट एज यूके लिफ्ट जीरो ड्यूटी सोप्स। देखिए एक्चुअली है क्या ये कॉन्सेप्ट, मतलब है क्या ये न्यूज़ कि भाई यूके ने क्या किया है, यूके के ना कुछ प्रेफरेंसेस के लिस्ट रहते हैं, जैसे कि उनका जो प्रेफरेंस का लिस्ट रहता है डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम, उसमें क्या है 3 कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ को, जैसे कि एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रेफरेंस फॉर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, फिर उसके बाद एनहांस प्रेफरेंस फॉर कंट्रीज इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आइटम्स एंड स्टैंडर्ड प्रेफरेंस बाकी कंट्री में, जो कि सिर्फ इंडिया एंड इंडोनेशिया के पास है। तो अभी क्या है कि इंडिया और इंडोनेशिया को निकाला गया है इस थर्ड वाले स्कीम से। तो अभी जो है यूके के गवर्नमेंट ने चीज़ डिसाइड किया कि इंडिया और इंडोनेशिया को थर्ड स्कीम से निकाल देंगे, यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया को जो टेक्सटाइल्स में जो बेनिफिट मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। इन्होंने साइड किया कि हम लोग इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो जा रहे हैं अगर हम इंडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब को ये बेनिफिट मिलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी बात चल रही है कि भाई एक तरह तो तुम मेरे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो और एक तरह हमारे गुड्स को जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस से हटा रहे हो। यूके का जो जीएसपी, यूएस का जीएसपी अलग होता है, यूके का जीएसपी अलग है, तो वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से हटा रहे हो और आप एक तरफ हमसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा। और इनफैक्ट 20% ड्यूटी है, तो अगर मान लो 20% ड्यूटी लगा दिया जाता तो यूके में इंपोर्ट काफ़ी टफ हो जाएगा मान लो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ आप थोड़े से कमेंट्स कम हो गए हैं, तो कमेंट्स भी करके बताया करिए दोस्तों कि वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।